हेलो गाइस, वेलकम टू जी ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। और ये हमारा इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो हमारी यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ दोनों को टारगेट करके हम अपनी टेस्ट सीरीज जो कवर कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। ऐसा अगर टेस्ट सीरीज में मैं बताऊं तो हम जो टेस्ट कवर करते हैं वो क्वेश्चंस लेते हैं ऑलमोस्ट एक टेस्ट सीरीज में। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इनकी ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होती है इस वजह से, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर सिर्फ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ना कि सिर्फ क्वेश्चंस लगाना बल्कि क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवीजन भी साथ साथ कर रहे होते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारे ज़्यादातर जो टेस्ट हैं सारे एफएलटी होने वाले हैं, यानी कि सभी जो सब्जेक्ट है उनके मिक्स जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर ये नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। ये यहाँ पर हम क्वेश्चंस लगाने के अलावा जो है क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं हम उनके रिवीजन भी उनकी सहायता से हम कर रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे जो चार ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डीप में जाके यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो क्वेश्चंस लगाने की हमारी प्रैक्टिस तो होगी होगी, क्वेश्चंस के साथ हमारा जो रिवीजन है वो भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरह से हम अपना जो टेस्ट सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हमारा तीसरा टेस्ट होने वाला है। बिना देरी किए शुरू करेंगे डायरेक्टली हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से एक गलत के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। तो अगर रजिया के पिता की बात करें तो जो रजिया सुल्तान होती है उनके फादर की बात करें तो इल्तुतमिश उनके फादर होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की हम बात करेंगे बाबर की पुत्री, तो गुलबदन बानो बेगम जो होती हैं वो बाबर की पुत्री होती हैं। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो जो हमीदा हमीदा ये जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी की बात करें हमीदा बानो बेगम, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। क्योंकि हमीदा बानो बेगम की बात करें तो ये मुगल बादशाह जो हुमायूं होते हैं उनकी पत्नी होती है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम के बारे में ध्यान रखना है कि हुमायूं की वाइफ होती हैं, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ होती हैं। और ये अगर इल्तुतमिश की पत्नी की बात करें तो शाह तुर्कन इनका नाम होता है। ये बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीसरा हमें जो हमीदा बानो बेगम है ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन ही हमसे पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, मिडाइवल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि टर्म से क्वेश्चन काफी आते हैं। एक टर्म पूछ लेगा, आपको उसका मतलब जानेगा कि उस काल में इस टर्म का मतलब क्या होता था। तो अगर टर्मिनोलॉजी से हम क्वेश्चन देखें तो आते रहते हैं। यहाँ पर खरीदादार के बारे में पूछा जा रहा है कि खरीदादार कौन होता था। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं। परगना का प्रमुख अफसर होता था, शाही महल का प्रधान संरक्षक होता था, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, और फरमानों को भेजने वाला जो है ये अधिकारी होता था। तो अगर हम यहाँ पर खरीदादार की पूछी जा रही है तो खरीदादार की बात करें तो जो शाही फरमान होते थे, यानी कि राजा के द्वारा जो जारी किए गए आदेश होते थे, उन फरमानों या फिर आदेशों को जो है ट्रांसफर करने वाला या उन आदेशों को भेजने वाला व्यक्ति होता था, क्या उसे बोलते थे हम खरीदादार। अगर खरीता की बात करें, सिर्फ अगर हम खरीता की बात करें तो ये एक प्रकार का अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े या फिर रेशम की थैली। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो जब रियासतों वाला टाइम होता था उस टाइम पर जो शासकों का जो शाही पत्र उनके जाते थे, यानी कि जो भी पत्र वो रिलीज करते थे, जो भी पत्र लिखे जाते थे, वो सारे शाही पत्राचार इसी जो चमड़े का जो थैला होता था, जो थैली होती थी, इसी में जाते थे। इसीलिए इसका नाम रखा गया खरीदादार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डीवा, जो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यही देख लेना है कि फिरोज तुगलक का अभियान था ये। दूसरा इस अभियान कौन सा था, ये नागरकोट का अभियान था, है ना। और यहाँ पर इसके दौरान जो संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसके द्वारा करा गया था। तो 300 संस्कृत जो पुस्तकें थी उनका जो है अनुवाद करा गया था। देख लेते हैं किसके द्वारा ये अनुवाद हुआ था। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे सामने। तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली और अजीजुद्दीन खान। ठीक है, तो अगर इस टाइम पर हम बात करेंगे तो जो नागरकोट के दौरान ये नागरकोट का जो अभियान होता है इसमें जो इसके दौरान 300 संस्कृत जो अनुवाद करा गया था वो अजीजुद्दीन खान के द्वारा करा गया था। ये ऑप्शन हमें ध्यान रखना है। और अगर ये अनुवाद कार्य की हम बात करें तो ये जो अनुवाद कार्य था, ये जो 300 संस्कृत पुस्तकों का जो अनुवाद हुआ था, इसको एक नाम दिया गया था, उसे बोलते हैं दलियाल ए फिरोज शाही। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, दलिया दलियाल ए फिरोज शाही। अगर फिरोज शाही इसमें नाम में आ रहा है तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम की बात हो रही है। ध्यान रखना है, इस लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। संस्कृत पुस्तकें थी ये सारी और नागरकोट अभियान से ये सारी चीजें संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करना है और उन्हें हमें कालक्रमानुसार, यानी कि जितने पेशवा होते थे हमारे मराठा साम्राज्य के, उनके कालक्रम के अनुसार हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। यानी कि कौन सा पेशवा पहले आता है, कौन सा पेशवा बाद में आता है। ये चार पेशवा हमारे सामने दिए गए हैं
और इनके कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो 1713 से लेके 1720 तक इनका जो है टाइम पीरियड होता है। देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड बताना जरूरी है। नारायण राव की बात करेंगे तो ये 1772 से लेके 1773 तक इनका टाइम होता है, 72 से लेके 73 वाला टाइम पीरियड होता है। बाजीराव प्रथम की हम बात करेंगे तो बाजीराव प्रथम 1720 से लेके 1740 तक इनका टाइम पीरियड होता है। और माधव राव की हम बात करेंगे तो 1761 से लेके 1772 तक इनका जो है टाइम पीरियड होता है। 61 से लेके जो इनका टाइम पीरियड हो रहा होगा 72 तक हो रहा होगा। तो यहाँ हमें लगाना है कि सबसे पहले कौन से आते हैं, उसके बाद कौन से आते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल जाएगा, पहले आ जाएगा हमारा पहला, फिर आ जाएगा हमारा दूसरा, हाँ पहले हमारा पहला आएगा, दूसरा आएगा, फिर उसके बाद चौथा आएगा, लास्ट में आएगा हमारा तीसरा। ठीक है, ये थोड़ा क्रम ऊपर नीचे हो गया तो एडजस्ट कर लेंगे आप। बाकी हाँ यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनमें से सही कूट जो है हमें चुनना है। तो सही कूट पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ये पहला ए जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं। निम्न में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये जो कश्मीर का जो शासक थे काफी देखो ये जो शासक से क्वेश्चन पूछा गया है, काफी फेमस जो शासक है, इनके बारे में आपको कुछ और एडिशनल चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पर जजिया की बात करेंगे और गो हत्या, यानी कि जो जजिया जजिया होता था ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर होता था। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पर ये लगाया जाता था। और जो गो हत्या है यानी कि गाय को मारने वाली जो चीजें थी इनको समाप्त कर दिया गया था। तो कौन से शासक थे? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। तो ये सारे काम करे गए थे जैनुल आबदीन के द्वारा। देखो जैनुल आबदीन के बारे में आपको बताऊं तो ये जो जैनुल आबदीन है, इन्हें कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता था। ये कश्मीर का अकबर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। धार्मिक मामलों में ये काफी जो है लिबरल हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इनको ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है कि कश्मीर के अकबर के नाम से किसको जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, जैनुल आबदीन। ठीक है, और शाही खां इनका जो है एक्चुअल में नाम होता है, शाही खां के नाम से। और ये अगर जो कश्मीर के जितने भी शासक थे उनमें से सबसे महान शासक होते हैं। बहुत ज्यादा देखिए इनको कश्मीर का अकबर इसीलिए बोला जाता था क्योंकि काफी टॉलरेंट थे ये धार्मिक मामलों के अनुसार। जैसे अकबर भी काफी जो सहिष्णु थे ना धार्मिक मामलों में, उसी प्रकार इनकी तुलना इसी संबंध में अकबर से करी जाती है। ठीक है, और ये जो जजिया, तो इन्होंने जो मैंने बताया था हिंदुओं पर लगने वाला एक टैक्स होता था उसको भी हटा दिया था इन्होंने। और ये मतलब ऐसा करने वाले, जजिया को हटाने वाले कश्मीर के पहले शासक थे। कई बार ये भी स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और गो हत्या भी इसने समाप्त कर दी थी। एक और जो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट करा गया था ये था इसी के समय, जैनुल आबदीन थे जो इन्हीं के समय में महाभारत, दशावतार और जो कर्ण द्वारा रचित जो राज तरंगिणी थी, ये जो रचनाएं थी, इन रचनाओं का जो है फारसी में इनका जो है ट्रांसलेशन कराया गया था, फारसी में इनका अनुवाद कराया गया था। तो अगर इनके ट्रांसलेशन का जो टाइम पीरियड पूछ लेगी किसके टाइम पर ये ट्रांसलेशन हुए, तो ध्यान रखेंगे जैनुल आबदीन के टाइम पर ये ट्रांसलेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत की टप्पा शैली निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे डायरेक्टली कभी भी ये भी पूछ ले कि जो टप्पा शैली है वो किससे संबंधित है, नृत्य की है, संगीत की है, या फिर गान बाजान, कुछ भी अगर आपको पूछ ले, ध्यान रखना सबसे पहले तो टप्पा जो शैली है वो संगीत की एक शैली है। ये पूछा जा रहा है कि कौन से जो मुगल सम्राट है उसके जो है दरबार में इसका जो है विकास होता है टप्पा शैली का। ऑप्शंस देख लेंगे, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह और अकबर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जब संगीत का जब भी नाम आए तो आप मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे हमारे मोहम्मद शाह रंगीला जी के साथ में। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में ये चीजें बोली देखी जाती हैं कि जो है ये नाचने गाने में इनका ध्यान ज्यादा रहता था बजाय शासन के करने के स्थान पर। तो हम यहाँ बात करेंगे तो जो संगीत की टप्पा शैली है वो मुझे जो मोहम्मद शाह रंगीला है इनके टाइम पीरियड टाइम पर ही इसका विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ये क्वेश्चन काफी बार बार भी पूछा जाता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा जो कुछ संगठनों के नाम दिए गए हैं, 4 संगठनों के नाम मिलेंगे हमें और उनमें से हमें बताना है कि किस किस ने कौन सा संगठन एक था जिसने जब लॉर्ड आ रहा था तो उसकी जो बग्गी आ रही थी उस पर जो बम फेंक दिया गया था जिसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी। पहला बात करेंगे अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर और यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ। तो ये जो ध्यान रखना है, जो वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग था उस टाइम पर जब ये दिल्ली आ रहा था। तो ये जो बम फेंका गया था ये अनुशीलन समिति के द्वारा ये काम करा गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। और ये जो कार्य, ये जो हमारे यहाँ ये जो घटना होगी जब वायसराय दिल्ली आ रहा था लॉर्ड हॉर्डिंग अपनी बग्गी में बैठ के, जब इसके बाद ऊपर बम फेंका गया था तो इसको एक नाम दिया गया था, इस केस को नाम दिया गया था, इसे बोलते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। आपको मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र केस मिलेंगे, कानपुर का, पेशावर का, दिल्ली का। तो ये सारे कौन सा षड्यंत्र केस किस चीज से रिलेटेड है ये भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो पहली चीज तो हमें इनका ये क्वेश्चन में ही जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको भी हम देख लेंगे। 1918 में हुआ था। इसका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, संयुक्त प्रांत किसान सभा।
ये इसका नाम था, ध्यान रखेंगे हम। ये जो है और इसका टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे 1918 में इसका गठन हुआ था। अब यहाँ पर नेता की बात पूछी जा रही है हमसे कि किस नेता के द्वारा इसका जो है गठन करा गया था। 4 ऑप्शन हैं, स्वामी सहजानंद जी, बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखेंगे ज़्यादातर लोग अगर अगर ये जो किसान सभा देखे, ज़्यादातर लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के साथ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है 1918 का जो संयुक्त प्रांत वाला किसान सभा था, इसमें IN द्विवेदी जी यानी कि इंद्र नारायण द्विवेदी जी इनके लिए जो है हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इसका थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ तो जब हमारा HRL चल रहा होता है, जब 1916 में हम देखेंगे ना, होम रूल लीग हमारा जो आंदोलन चल रहा होता है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो इस टाइम पर जो हम देखते हैं अवध में जो HRL के कार्यकर्ता थे बहुत ज़्यादा एक्टिव मिलते हैं हमें देखने को। और यहाँ पर ये जो HRL के नेता होते हैं अवध में क्या करते हैं, किसानों को संगठित करना, एक जगह इकट्ठा करना ये शुरू कर देते हैं। और जो मतलब इनको ये जो इकट्ठे करे गए किसान इनको एक संगठन बनाया गया, इनका नाम दिया गया किसान सभा। ठीक है। फरवरी 1918 में देखेंगे कि जब कई लोग मिल जाते हैं, IN द्विवेदी जी यानी कि इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरीशंकर मिश्र और मालवीय जी, इनके प्रयासों से जो है संयुक्त प्रांत किसान सभा इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बाकी ये लोग इसमें नहीं थे, सिर्फ इनमें से इंद्र नारायण द्विवेदी, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें ईवी रामास्वामी नायकर जी के संबंध में हमसे कुछ जो है स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो देखो भाई ये इनके अगर ऑप्शंस देखें तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही बात है। जब हम असहयोग की बात करेंगे तो 1920s में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है असहयोग आंदोलन का, इसमें इनके द्वारा जो है हिस्सा लिया गया था। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, तो बिल्कुल हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इन्होंने 1925 में भाई कांग्रेस छोड़ी क्यों थी, तो देखो इनका ये एक मत था ईवी रामास्वामी नायकर जी का, इनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है इसने अपने नेतृत्व में जो गैर ब्राह्मण लोग हैं इनकी उपेक्षा करी थी। तो ईवी जो पेरियार थे, ईवी रामास्वामी नायकर इनको पेरियार भी बोलते थे। तो इनके द्वारा देखेंगे हम साउथ में जो ब्राह्मण विरोधी एक आंदोलन भी चलाया जाता है, लेटर ऑन हमें देखने को मिला था। तो यहाँ भी इनका यही मत निकल के आता है कि भाई कांग्रेस जो संस्था है इसमें जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उनकी काफी यहाँ पर उपेक्षा करी गई है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन्हीं के द्वारा अगर हम देखें तो हमारा जो केरल का त्रावणकोर आता है, केरल के त्रावणकोर नाम के जो गांव होता है वहां पर जो मंदिर प्रवेश है इसको लेकर इनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया जा रहा होता है। यानी कि जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा था। तो उन्हीं सारी चीजों को लेके जो है इनके द्वारा यहाँ पर एक जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखेंगे ईवी रामास्वामी नायकर जी का एक और नाम था, इन्हें पेरियार के नाम से भी जानते थे। कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है। ठीक है। तो पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर जी, दोनों स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज यानी कि हमारा बात करेंगे INA के बारे में बात करेंगे, इसके हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। तो जो महिला रेजिमेंट INA द्वारा, आजाद हिंद फौज द्वारा जो स्थापित करी गई थी, ये झांसी की रानी जो हमारी रानी झांसी रेजिमेंट है, इस नाम से इनकी जो है स्थापना करी गई थी। ठीक है। तो ये अगर हम बात करें आजाद, देखो आजाद हिंद फौज में क्या है, जैसे आज के टाइम पर कई सारे रेजिमेंट और ब्रिगेड्स होते हैं ना, उसी टाइम पर आजाद हिंद फौज में भी जो स्ट्रक्चरल चीजें थी ऐसे ही बनी हुई थी। तो अब ये जो आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो कुछ ब्रिगेडों के इंपॉर्टेंट नाम हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करेंगे तो आजाद ब्रिगेड था एक का नाम। ठीक है। सुभाष ब्रिगेड था, यानी एक का नेहरू ब्रिगेड था, एक का था गांधी ब्रिगेड नाम था, एक का इसी तरह से रानी झांसी रेजिमेंट था। तो ध्यान रखेंगे ऐसे ब्रिगेड्स और झांसी और जो हमारी रेजिमेंट्स हैं, इस तरह से ये INA अपना कार्यप्रणाली करती थी, जिसने अपना INA हमारा उसमें अपना अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर इनमें से जो गलत है उनके बारे में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस बारे में हम अपना को जो देखेंगे तो हमें जो अब हम INA अपना पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पर हम अपना इंडियन नेशनल जब INA हम पढ़ रहे होते हैं, मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है, तो उस टाइम पर हम कुछ जो अंडरग्राउंड जो कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं, भूमिगत जो गतिविधियां चल रही हैं, उस टाइम पर हम कुछ महिलाओं का जो है कंट्रीब्यूशन भी देख रहे होते हैं, जिनमें उषा मेहता जी वगैरह जो है रेडियो के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है। कुछ लेडीज होती हैं जो एक मतलब जाके एक जिलाधिकारी होता है उनको गोली मार देती हैं उस टाइम पर। तो विभिन्न लेडीज के द्वारा ऐसे कई सारी जो एक्टिविटी करी गई थी। तो इनमें से हम कौन देख लेते हैं कौन सी इनमें से एक नहीं संबंधित नहीं है, उनके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मातंगनी हाजरा, बिल्कुल सही बात है। अगर मातंगनी हाजरा की हम बात करें तो ये बिल्कुल उसी टाइम पीरियड से संबंधित हैं। और कनकलता बरुआ और अरुणा आसफ अली, बिल्कुल ये तीनों जो इसी से रिलेटेड हो जाएंगी। अगर हम बात करेंगे हम यहाँ ये शांति घोष जी की बात करेंगे, शांति घोष जी उस टाइम से नहीं थी, 1942 वाला टाइम नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो शांति घोष जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1931 में जब जो उस टाइम पर जो बंगाल था उनकी जो दो
मतलब उस टाइम पर दो लेडी होती हैं, उनका नाम था, एक तो शांति घोष जी और इनके साथ ही सुनिधि चौधरी जी, ठीक है, इनका नाम भी काफी आता है बार बार। इन दोनों लेडीज ने मिलके क्या करा था, जो एक वहाँ के जिलाधिकारी होते हैं बंगाल में, उन जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बाकी ये जो तीनों लेडीज है, ये 1942 के टाइम पर जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, उस टाइम पर अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी रूप में दे रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप एक जो इंसिडेंट आता है कि पुलिस के द्वारा रोका गया था झंडा फहराने से, लेकिन फिर भी झंडा फहराते द्वारा भी जो लेडीज थी उनमें गोली मार दी गई थी। तो ये सारे टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे अपना क्वेश्चन। कालक्रम का क्वेश्चन आ रहा है यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस का और आरओ का फेवरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कालक्रम से हिस्ट्री आती है हमारी। जो कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई थी। तो कुछ नहीं, बस हमें क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई कौन से टाइम पर कौन सा जो डेवलपमेंट हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अगर हम मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो 1921 में हो रहा होता है। हम जब बात करेंगे केरल का जो मोपला एरिया होता है, अगर हम इस तरह से कुछ भारत का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो केरल मिलता है, यहाँ पर जो मतलब जो मुस्लिम निम्न दर्जे के मुस्लिम जो किसान होते हैं उनके द्वारा ये जो है विद्रोह कर दिया जाता है, जो जमींदार और फिर जो उच्च जाति के जो जमींदार होते हैं उनके विरुद्ध में, ठीक है। तो 1921 में होता है हमारा मोपला विद्रोह। अगर इसके और दूसरा अगर हम खिलाफत के बारे में बात करें तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हो रहा होता है हमारा। खिलाफत आंदोलन का आप कारण देखेंगे तो क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन का जो तुर्की में जो है, तुर्की का जब हम देखते हैं वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान हम बात करेंगे, तो वर्ल्ड वार के दौरान जो तुर्की का खलीफा होता है उसके पद को समाप्त करके उसको तुर्की को विभाजित कर दिया जाता है। तो जो वहाँ के खलीफा है उनके सम्मान को वापस लाने के लिए भारत में भी जो है गांधी जी के द्वारा ये अवसर देखा गया कि भाई एकता का और ये जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन है इसको प्रबल करने का ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। और यहाँ पर जो अली बंधु है उनके साथ में चल के और ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया भारत में। एचआरएल की बात करेंगे तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया 1916 में तिलक जी और एनी बेसेंट है, इनके द्वारा जो है होम रूल आंदोलन चलाया गया भारत में। अगर वहीं पर बचा हुआ है हमारा लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में तो आपने देख ही ली। जब हम बात करेंगे तो काला कानून यानी जो रॉलेट एक्ट होता है उसके संबंध में, जब उसमें जलियांवाला जो बाग होता है उसमें एक मीटिंग हो रही होती है और तो उस टाइम पर जो जनरल डायर होता है उसके गेट पे आके गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी उस टाइम पर देख रहे होते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है कि लास्ट में इनमें सबसे लास्ट में जो है कौन सी घटना होती है। तो देखो 1919, 1916, 1919 और 1921 यानी कि मोपला जो विद्रोह ये सबसे लास्ट में होता है 1921 में। और मोपला विद्रोह क्या था मैंने आपको ये बता ही दिया। देखो जब हम अगर रिवॉल्ट्स की बात करेंगे, विद्रोहों की हम बात करेंगे, तो विद्रोहों से संबंधित मैंने जियो सिमर पर एक सीरीज का कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। एक वीडियो मैंने कवर करा है जितने भी सारे किसान विद्रोह थे उनका एक वीडियो बना दिया, आप उनसे सारे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम से। दूसरा एक वीडियो मैंने बना दिया है वहाँ पर जितने भी जन विद्रोह होते हैं, लोगों के द्वारा जितने विद्रोह करे जाते हैं। तीसरा में एक वीडियो है वहाँ पर जनजातीय विद्रोह का। तो जितने भी विद्रोह हैं सारे यानी कि ट्राइबल जितने रिवोल्ट्स हैं, सारे विद्रोह से रिलेटेड एक डेडिकेटेड छोटे छोटे वीडियोज में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप उन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ जो बनाए गए हैं स्पेक्ट्रम से बनाए गए हैं निकाल के। तो अगर मैं कन्फर्मली कह सकता हूँ अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो डेफिनेटली सारे रिवोल्ट्स के जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे जो है सॉल्व हो सकते हैं वहां से। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से चलिए हाँ ये करंट का क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं, मतलब इंडियन आर्मी में पहली महिला सूबेदार कौन बनी अभी रिसेंट में। प्रीति रजक, शीला एस मथाई, माधुरी कानिटकर और प्रेरणा देवस्थली, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो प्रीति जो रजक है ये पहली महिला सूबेदार अभी भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनने वाली महिला है ये प्रीति रजक जी, ठीक है, प्रीति रजक जी। अगर बात करें तो जो हम कोर ऑफ मिलिट्री जो पुलिस है सीएमपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, कोर ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये इसमें शामिल हुई थी 2022 में, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे शूटिंग वर्ग से संबंधित है। शूटिंग वर्ग में हवलदार के पद के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। ध्यान रखेंगे ये मतलब प्लेयर है शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। और ये अगर इनके बारे में एक रिकॉर्ड की बात करें तो चाइना का जो हांगजू है वहां पर 19वें जो एशियाटिक गेम्स हुए थे उसके दौरान जो महिला ट्रैप टीम ने स्पर्धा में वहां पर इन्होंने जो रजत पदक जीता था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रजक से ध्यान रखेंगे, रजत रजक और रजत इस तरह से भी आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित करा गया है। तो देखो जब पद्म पुरस्कारों की जब हम बात करते हैं तो पद्म पुरस्कारों की अगर हम जो आपको अगर हम हायरार्की की बात करें, क्रम की बात, तो सबसे ऊपर आते हैं पद्म विभूषण, उसके बाद आते हैं पद्म भूषण और उससे नीचे आते हैं पद्म श्री। इस तरह से इनका जो है क्रम होता है। तो इस बार 2024 में जिन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है उनके बारे में पूछा जा रहा है कि किस किस व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देख लिया।
अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये कुछ मतलब ये अलग-अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग-अलग क्षेत्रक हैं, उनमें दिए जाते हैं। विज्ञान का हुआ, व्यापार उद्योग का हुआ, समाज कार्य का हुआ, कला, साहित्य, शिक्षा, ये सारे क्षेत्र इसमें जो है आ रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर विभूषण पुरस्कारों की बात करें तो 5 लोगों को इस बार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। 5 लोगों में बात करें तो ये वैजयंती माला जी, बाली जी हैं, इनको कला क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है किसको किस क्षेत्र में दिया गया है। तो इनको कला क्षेत्र में दिया गया है और ये हैं कहाँ से? तमिलनाडु से ये बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? उसके बाद कोनिडेला चिरंजीवी जी की बात करेंगे तो चिरंजीवी जो एक्टर हैं इन्होंने हो सकता है आपके काफी सारी लोगों ने मूवी भी देखी हो, ये स्मार्ट से एक एक्टर हैं हमारे साउथ इंडिया के। इनको भी कला क्षेत्र में दिया गया है और आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है? बिंदेश्वर जब पाठक जी की बात करेंगे तो इनको मरणोपरांत दिया गया है, ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण इनको मरणोपरांत दिया गया है। और किन मामलों में? सोशल वर्क की जो कैटेगरी है, सोशल वर्क की कैटेगरी में इनको दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक जी कहाँ से देते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है? पद्मा सुब्रमण्यम जी की बात करेंगे तो इनको भी आर्ट के जो क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, इसमें दिया गया है, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 4 तो ये हो गए, चारों आ जाएंगे इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। और जो मैं 5 बता रहा था तो इनमें जो 5वें हैं, 5वें मिलने वाले हैं आपको श्री एम वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, एम वेंकैया नायडू जी। इनको जो है सार्वजनिक मामलों में दिया गया है इनको, ठीक है? जो सोशल अफेयर्स है उनके मामले में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और एम वेंकैया नायडू जी कहाँ से बिलोंग करेंगे? ये भी आंध्रा से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है? तो पांचों व्यक्ति जो जो जिनको मिला है, ये जो पद्म मिला है, ये पांचों व्यक्ति हमें ध्यान रखने हैं। विकल्प हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, खंजर अभ्यास को देख रहे हैं। खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हमें यहाँ पर इंडिया तो दे ही रखा है, इंडिया के अलावा हमने किस देश के साथ इसको कराया? तो खंजर का ध्यान रखेंगे, किर्गिस्तान के द्वारा खंजर ये है रखा गया है, ठीक है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये एक जो विशेष बल अभ्यास है और इसका जो ये संस्करण हुआ है, ये 11वां जो है इसका वर्जन है। बहुत जरूरी नहीं है आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रख लेंगे किस देश के साथ हुआ है और इसको कहाँ पर आयोजन करा गया। तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये हमारा भारत और किर्गिस्तान के साथ हुआ है। हिमाचल प्रदेश का जो बकलोह है, ठीक है? बकलोह में यहाँ पर कई काफी सारी एक्सरसाइज होती रहती हैं। बकलोह में इसका जो है आयोजन करा गया है। बस 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज हमें ध्यान ध्यान रखनी है। कुछ नहीं, बस जो कॉपरेशन के लिए, जैसे मान लीजिए हम किर्गिस्तान के साथ कर रहे हैं तो किर्गिस्तान और इंडियन की जो आर्मी है, इनमें कॉपरेशन के लिए कैसे हम ज्वाइंट ऑपरेशन चला सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए इन जो अभ्यास है हम इनको देख रहे हैं। 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पर हो रहा है और किस देश के साथ हो रहा है। बकलो हिमाचल में हुआ है और भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में कच्ची खैरक को जीआई टैग मिला है, ठीक है? ये संबंधित है। तो सबसे पहले हम जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। भाई ये जीआई टैग एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो अगर जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग कुछ नहीं, एक विशेष भौगोलिक विशेषता वाला एक हमारा उत्पाद होता है, एक प्रोडक्ट होता है, जिसकी जिस स्थान पर वो जिस स्थान पर वो बनाया है या फिर प्राकृतिक रूप से पैदा होता है तो वहां से उस स्थान से उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए वहां पर उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे कच्ची खरे किसको बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना कच्चा जो, ठीक है? मतलब कच्छ कहाँ पर है हमारा? गुजरात में ऑब्वियसली। तो कच्छ का जो खजूर है वहां पर कच्छ के खजूर की एक देसी किस्म है, इसका नाम है कच्ची खरैक, ठीक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है? और ये दिया किसके ज्यादा द्वारा जाता है हमारा जीआई जो टैग है? तो ये सीजीपीडीटी के द्वारा दिया जाता है, यानी कि भारत का पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क जो महानियंत्रक हैं उनके द्वारा होता है। और ये मतलब गुजरात का दूसरा फल बन गया है जीआई टैग पाने वाला, ठीक है? चलिए अगर हम आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है, हम इसको कब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को? तो देखो भाई, हमारा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये पहली बात तो यही हम देखेंगे यहाँ पर, डेट तो हम देख ही लेंगे, लेकिन हम ये कब और मतलब किस टाइम पर मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस होता है, स्वामी विवेकानंद जी के जो जन्म जयंती होती है इनकी, इनकी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम इनको, और ये है कब? 12 जनवरी को हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और विवेकानंद जी की जयंती से संबंधित है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर बात करते हुए करेंगे, ये हम इसे सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं? 1984 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो उनके जो कुछ वैल्यूज थे, उनके कुछ सिद्धांत थे और उनके कुछ विश्वास थे, उनके साथ उन्होंने युवाओं से जीने का आग्रह करा था कि भाई आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। तो उन सारी चीजों को याद करते हुए हम उनके सम्मान में इस दिवस है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह की, तो इसके रूप में हमने 12 से 16 जनवरी तक के टाइम पीरियड तक हमारा जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका भी जो है आयोजन करा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आ जाएगी वो आ जाएगी थीम। राष्ट्रीय युवा जो दिवस है इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम आप ध्यान से सुन लेंगे, विकसित भारत, ये इसकी थीम रही है, विकसित भारत 2047 यानी कि 2047, युवा के लिए युवा के द्वार, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, बस युवा के लिए युवा के द्वार, ठीक? ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 18वां।
जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अभी आने वाले जितने भी एग्जाम में आपको आने वाले ज्यादातर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो क्रम है ये है 16वां वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग की आप बात करेंगे तो काफी फेमस था, काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। एन के सिंह की अध्यक्षता में जो है हमारा पहला वित्त आयोग है, इसकी ये एन के सिंह जी की द्वारा इसकी अध्यक्षता करी जा रही थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो प्रथम वित्त आयोग से भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर पहले वित्त आयोग की बात करें तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो है पहला वित्त आयोग आया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी प्रेजेंट में अगर बात चल रही है 16वें वित्त आयोग की, तो यहाँ पर और रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, गिरीश मुर्मू और राजीव कुमार। तो अभी जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है ये अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त करा गया है। अरविंद पनगड़िया आपने पहले भी ये नाम सुन रहा होगा, नीति आयोग के जो पहले जो उपाध्यक्ष होते हैं इससे पूर्व में, इनके जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया होते हैं, इनकी अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग है, ये हम इसकी इनका जो है गठन करा गया है। अगर बात करें तो जो आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 है, ये वित्त आयोग का प्रावधान करता है और ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो इसमें जो सदस्य और अध्यक्ष की बात करें तो 1+4 इसकी ये संरचना होती है, यानी कि एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है, तो अगर हम 16वें वित्त आयोग की बात कर रहे हैं तो 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसकी जो ये 16वें वित्त आयोग से 1 अप्रैल 2024 जो 1 अप्रैल 2026 से आगे वाले जो 5 वर्ष हैं, इनके लिए जो है अपनी ये सिफारिश जो है ये पेश करने वाला है। यानी कि जिसकी जो सिफारिशें होंगी वो 1 अप्रैल 2026 वाला जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड के लिए अपनी सिफारिशें दे रहा होगा। बात करें ये वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा गवर्नमेंट को, तो ये भी इंपॉर्टेंट टाइम हो जाएगा अक्टूबर तक, जो 2025 तक, यानी कि अक्टूबर 2025 तक इसको रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए, रिपोर्ट अपनी पेश करने के लिए करा गया है। वित्त आयोग का काम क्या होता है आप लोगों सब लोगों को पता ही होगा। आर्टिकल 280 की जब हम बात करते हैं तो वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सों का जो विभाजन होता है, यानी कि टैक्स पूल जो होता है उसमें जो करों का विभाजन होता है उसकी अनुशंसा करी जाती है। अभी प्रेजेंट में 41-42% ये जो है राज्यों को देने की बात करी गई है। आप डिटेल में सारी चीजों को देख लेते हैं हम जब हम इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तब पढ़ रहे होते हैं टैक्सेस के बारे में सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने अभियान शुरू किया है। हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे ये अभियान कौन सी बैंक के द्वारा शुरू करा गया है। ठीक है, तो आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी और यस बैंक। तो 100 डेज 100 पे ये आरबीआई के द्वारा जो है इस अभियान को शुरू कराया गया। ठीक है, इसमें ये जो प्रोग्राम है क्यों शुरू करा गया है, ये हर जिले में हर बैंक से टॉप जो 100 दावा ना किए गए जमा है, यानी कि मान लीजिए कुछ जिलों में कुछ बैंक ऐसे हैं और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो बैंक है उसमें सबसे ज्यादा जो 100 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें कुछ पैसे जमा किए गए हैं और उन पर कोई दावा नहीं कर रहा है, तो उनका पता लगाने के लिए और उनका समाधान करने के लिए 100 डेज 100 पे अभियान है इसका जो है शुरू करा गया है। क्यों शुरू करा गया, मान लीजिए भाई लवारिस खातों में कुछ राशियां पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं है कि किसके द्वारा डाली गई है, तो उनको सॉल्व करने के लिए उन सारी चीजों को, निधियों के मालिकों को या फिर उनके जो दावेदार हैं उनको वापस करने के लिए आरबीआई के द्वारा ये जो प्रयास है ये चलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। जनवरी 2024 में फेलिक्स त्सेकेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये कौन सी जो देश के राष्ट्रपति हैं, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला, घाना और नाइजीरिया। तो ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति नए चुने गए हैं कांगो गणराज्य के। एग्जाम में कई बार जो नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर इनको कांगो गणराज्य के प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुनाया गया है। अगर इसे इनके नाम की बात करें तो कांगो जो जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये जो उसका ये पूरा नाम है, इसको कांगो किंशासा के नाम से भी जाना जाता है, कांगो किंशासा। और इसकी राजधानी की बात करेंगे, राजधानी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है, तो किंशासा इसकी जो है राजधानी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां। 1 जनवरी 2024 को निम्न में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ था। ध्यान रखेंगे, देखिए कुछ ही सिर्फ ऑलमोस्ट आई थिंक 10 वगैरह क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर के हैं, बाकी सारा जीएस है, मिक्सअप रखा है हमने, है ना। तो यहाँ पर भूकंप से जो काफी जो प्रभावित रहा था जिस देश के बारे में, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान और क्यूबा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो जापान में देखिए, जब जापान आता कहाँ है, जब हम प्रशांत जो हमारा पैसिफिक एरिया है, पैसिफिक एरिया में जो रिंग ऑफ फायर वाली जो बेल्ट है, ठीक है, वहां पर हम देखते हैं रिंग ऑफ फायर वाली बेल्ट है, यहाँ पर आता है हमारा जो है जापान, यानी कि पैसिफिक ओशन वाला टाइम है। अब रिंग ऑफ फायर वाली आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो ये रिंग ऑफ फायर में क्या है, रिंग ऑफ फायर में जितने भी एरिया आते हैं, जितने भी देश आते हैं, इस वाले पूरे एरिया में ज्वालामुखी और जो हमारा बात करेंगे भूकंप है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है और हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और सबसे ज्यादा जो भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं वो इसी रिंग ऑफ फायर जो बेल्ट है, इसी वाले एरिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो जापान इसी रिंग ऑफ फायर वाले जो है इस बेल्ट में आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भूकंप आया था 7.6 के कारण जो भूकंप आया था, और यहाँ पर बहुत ऊंची लहरें भी उठी थी इसी टाइम पर। तो ये यहाँ पर हमारा जो कंट्री का नाम है ये हो जाएगा जापान। ठीक है, चलो
अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे कृषि विज्ञान में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित करा गया है? एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, ये इसकी बात करी जा रही है। ऑप्शन है भानु झा, प्रशांत मेहता, और उसके बाद देखेंगे हम राजकिशोर और बी आर कम्बोज जी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डी ऑप्शन में है बी आर कम्बोज जी, जो कि कहाँ से संबंधित है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। ठीक है, जो एग्रीकल्चर हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो कुलपति हैं बी आर कम्बोज जी, इनको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये जो प्रतिष्ठित एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है, इससे ये जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन जी की आप बात करेंगे तो भारत में जब हरित क्रांति आती है, इससे भी इसके जनक और इसके संबंध में भी इनको याद करा जाता है। हरित क्रांति क्या था, सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन है हमारा, जो मुख्यतः गेहूं और धान की हम बात कर रहे हैं के प्रोडक्शन में, और जो मशीनरी वगैरह है और जो हाई क्वालिटी के जो सीड्स हैं, इन सारी चीजों में हम क्रांति देखते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, हरित क्रांति का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, हरित क्रांति के जनक के रूप में हम इनको जान रहे होते हैं, और ये सारी चीजें हम बात करेंगे। हाँ, स्वामीनाथन जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट और आ जाता है कई बार, कि जनवरी 2024 में उन्हें भारत रत्न से जो है बात करेंगे तो इनको सम्मानित करा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वाइल्ड लाइफ से और हमारा पड़ोसी ही ये मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड पड़ोसी है, डायरेक्टली पड़ोसी नहीं कह सकते। तो अभी हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड है, यानी कि जो बर्फ में रहने वाला तेंदुआ है, आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में भी देखे होंगे, तो अपना राष्ट्रीय प्रतीक जिसको घोषित करा है, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये स्थान वाले जितने कंट्री है ना, ये हो जाते हैं मध्य एशिया में आते हैं हमारे। ठीक है, सारे, यानी कि मध्य एशिया कब जब एग्जिस्टेंस देखेंगे तो जब हमारा पुराना सोवियत रूस होता है, यूएसएसआर होता है, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है, तो मध्य एशिया में जितने कंट्रीज हैं ये बनते हैं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। तो जो स्नो लेपर्ड है, इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करा गया है जो किर्गिस्तान है, इसके द्वारा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत करी है। प्रेरणा शिक्षण शिक्षण जो कार्यक्रम है, इसकी हम बात कर लेते हैं। सॉरी, प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण, ये इसका पूरा नाम है। इसको साक्षरता विभाग के द्वारा इसको जो है लॉन्च करा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे भाई, क्यों इसको शुरू करा गया है। तो जितने भी प्रतिभागी, जितने भी इसमें भाग लेने वाले लोग हैं, उनको एक अद्वितीय, सार्थक और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उनमें जो है लीडरशिप क्वालिटी है, उस लीडरशिप क्वालिटी को उनमें डेवलप करा जा सके, जब भी वो अपने जीवन में जहां भी आए, लीडरशिप क्वालिटी उनके ऊपर जो है मौजूद रहे। अगर बात करें तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसी की प्रतिबद्धताओं को हमारा गवर्नमेंट का ये जो स्टेप दर्शा रहा होता है। प्रेरणा शिक्षण जो कार्यक्रम है, अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12वीं तक के जो चयनित छात्र हैं, उनके लिए ये एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या करा जाएगा, जो टेक्निकल जो फील्ड में हम बात करेंगे कि सर्वोत्तर श्रेणी की जो तकनीक वाले छात्र होंगे, उनके लिए मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड और प्रेरणादायक एक शिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर जो है चलाया जा रहा होगा। ठीक है, जहाँ मतलब जो विरासत नवाचार से मिलती है, ये इसका जो टैगलाइन वगैरह भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो क्लास की कैटेगरी पूछा जा रहा है, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम है, इसको जो है चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, साक्षरता विभाग के द्वारा। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना है, स्मार्ट 2.0 जो प्रोग्राम है, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो देख लेते हैं। शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना, आयुर्वेद में नई दवाओं का विकास करना, आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। अब हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो प्रोग्राम होता है, बस ये देख लेते हैं कि किस फील्ड से इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो देख लिया होगा ऊपर ऊपर से, जब करंट पड़ा होगा कि आयुर्वेद से संबंधित है, लेकिन अगर आप इसके जो है ऑप्शंस देख रहे होंगे, तो ऑप्शंस सारे आपको आयुर्वेद से जो ऑप्शंस हैं वो मिल रहे होंगे यहाँ पर। अब आपको यानी कि ये कि डायरेक्टली आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि भाई मतलब आयुर्वेद में भी इसका जो एग्जैक्टली इसका जो नियर बाई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब शिक्षण संस्थानों में जो आयुर्वेदिक रिसर्च है, उस रिसर्च को, यानी कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, वहां पर आयुर्वेद की जो रिसर्च है, उस रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्मार्ट जो प्रोग्राम है हमारा, स्मार्ट 2.0, इस प्रोग्राम को जो है चलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो अगर ऑप्शंस की देखें तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सिंपल सा बात है, बस ये ध्यान रखना है कि रिसर्च के लिए, और वो भी आयुर्वेदिक रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज है उनमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बखीरा पक्षी अभयारण्य में फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित जो क्षमता है क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन के द्वारा हम कई चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, बखीरा पक्षी अभयारण्य यानी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करी जा रही है, और यहाँ पर तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो प्लांट है, ये प्रस्तावित है। अगर हम इसकी बात करें तो जो इसकी अगर हम बात करें
तो अगर देखो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेंगे बखीरा बखीरा जो पक्षी अभयारण्य है, ये बखीरा पक्षी अभयारण्य ये है क्या। तो ये बखीरा पक्षी अभयारण्य मिल जाएगा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर जो जिला है वहां पर ये मिल सकता है, बखीरा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फ्लोर एक जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट है इसकी स्थापना होने वाली है, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 50 मेगावाट इसकी जो है कैपेसिटी होने वाली है, ठीक है। और ये जो प्रस्तावित क्षमता है 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित परिव्यय के साथ कुछ जो 125 परियोजनाएं जो यूपी नेडा है, यानी कि यूपी की जो रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है उसके द्वारा, उन्हीं जो इसकी जो प्रोजेक्ट्स है उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट ये होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर जो एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर जिसकी जो है स्थापना करी जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सप्त सिंधु, यहाँ पर अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ चुके हैं वापस से, जो एंशिएंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे हमें यहाँ पर। सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख करा गया। सप्त सिंधु का मतलब होता है यहाँ पर सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों की भूमि। पहले तो आप हो सकता है कई बार एग्जाम में आपको यही पूछ ले कि सप्त सिंधु का मतलब क्या है, तो 7 नदियों की जो भूमि है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है। 7 नदियों की भूमि उसको बोलते हैं हम सप्त सिंधु। अब कौन से वेद में, जो हमारे 4 वेद हैं उन सारी वेद में बात करें तो कौन से वेद में सबसे पहले हम इसका यूज देखेंगे, तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद में हम सबसे पहले जो सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि इसका जो है हम उल्लेख देखते हैं। अगर सप्त सिंधु में बात करें तो सिंधु और जो है यहाँ पर सप्त सिंधु में यानी कि 7 नदियां ये हैं कौन कौन सी, तो सप्त सिंधु में आ जाएंगी हमारी सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारी सरस्वती नदी, और पंजाब की 5 नदियां, पंजाब में 5 नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और हमारी जो है सतलुज। ये सारी जो है 7 नदियां सप्त सिंधु के अंतर्गत ये सारी नदियां आ जाएंगी। तो इस तरह जो हमें सबसे इसका पूछ रहा है। अगर ये ऋग्वेद में है तो ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। टोटल मंडलों की बात करें तो 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करेंगे तो 1028 सूक्त हैं सारे ऋग्वेद में हमारे। और अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक ये स्टार्टिंग में यही इन्हीं मंडलों का गठन होता है, जबकि लेटर ऑन हम देखेंगे। और ये बाद में हमारा जो 9वां मंडल है ये मतलब जो बचे हुए मंडल हैं ये बाद में ऐड होते हैं। तो हम यहाँ पर अगर कुछ मंडलों की बात करें, जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है, ठीक है। और पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में जो ऐड करे गए थे, सबसे बाद में पहला और जो 10वां मंडल होगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आपको ये जान लेना है कि ऋग्वेद का एकमात्र जीवित जो पाठ है वो शाकाल शाखा है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। आप ये भी जब एंशिएंट इंडिया में देख सकते हैं। ऐसे तो रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम, बट बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस भी देखने होते हैं। यहाँ पर सही पूछ रहा है, हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। ये देखो जैन धर्म बौद्ध धर्म होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इनका फेवरेट पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया में। तो इसको आप किसी भी टाइम जब भी आप एंशिएंट पढ़ें तो स्किप करने का कोई चांस नहीं बनता। जैन धर्म के संबंध में हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होते हैं। जैन धर्म से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें दोनों स्टेटमेंट को देख लेंगे क्या कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म में जैनी लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिस तरह से ईश्वर को नहीं मानते उसी तरह से जैन धर्म की हम बात करें तो ये हर कण में एक जीव का जो है अस्तित्व मानते हैं, कि चाहे वो कोई भी कण हो, बहुत मतलब जीव का हर कण में एक जीव उपस्थित रहता है। इसलिए देखेंगे ये लोग एग्रीकल्चर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि भाई एग्रीकल्चर करते टाइम बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। आपने कुछ जो जैनी लोग हैं आपने देखा होगा कि सफेद रंग की जो है पट्टी अपने मुंह पे बांध के लोग घूमते हैं। इनका मानना है कि अगर हमारा मुंह खुला रहता है तो बहुत सारे हमारे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, छोटे छोटे जो मतलब जीव हैं वो हमारे वायु के द्वारा हमारे मुंह में प्रवेश कर जाते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। तो इस वजह से लोग मुंह अपना बंद करके रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम इन सारी चीजों को। ये ईश्वर में बिल्कुल अस्तित्व मतलब ईश्वर के अस्तित्व में ये लोग भरोसा नहीं करते, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। बिल्कुल जब हम बात करते हैं, देखो जैन धर्म की हम बात करते हैं, जो जो अकाल आता है हमारा, ठीक है, जब अकाल आता है उस टाइम पीरियड पे, तो जो जैन धर्म में कुछ लोग जो है साउथ में चले जाते हैं, मतलब दक्षिण भारत की ओर मूव कर जाते हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में। और जो लोग उत्तर में ही रह जाते हैं वो स्थूल बाहु के नेतृत्व में रह जाते हैं और वो वहीं पर रह जाते हैं। तो यहाँ पर उसी टाइम पर हम बात करेंगे जो श्वेतांबर और दिगंबर में इनका जो है ये लोग इनका जो बंटवारा हो जाता है। जो श्वेतांबर बोलेंगे हमको, तो श्वेत है जिनका अंबर, इसका मतलब ये होता है यानी कि जो लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, महिलाएं व्हाइट साड़ी और जो पुरुष हैं वो व्हाइट वस्त्र पहनते हैं। लेकिन जो दिगंबर हैं वो बिल्कुल न्यूड रहते हैं, बिल्कुल नग्न रहते हैं। आपने कुछ जैनी बाबाओं को देखा होगा, आपने बिल्कुल नग्न देखे होंगे वो। तो इस तरह से इसी टाइम पर ये जो अकाल का टाइम आता है, इसी टाइम पर हमें विभाजन हो जाता है।
जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इनकी अगर हम बात करेंगे तो 3 रत्न होते हैं, त्रिरत्न होते हैं जैन धर्म के। त्रिरत्न से क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। नहीं बताया तो भी गूगल करिए, पता करिए वहां से जाके और उसके बाद कमेंट करिए, सो दैट आपका ये जो पॉइंट है ये प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, और कुछ जो है इनके मतलब कुछ और इनके अनेक सिद्धांत होते हैं। जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो हम इसको बहुत लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जितना पूछा गया हम वहीं तक सीमित रहेंगे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परिषदों के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन आज इसकी मुक्ति दम मिल जाएगी आप लोगों को। अगर ये जो बौद्ध काउंसिल्स हैं, अगर इनके बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो सारे कंफ्यूजन आपके आज यहाँ पर इनके कालक्रम के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात ये है, जितनी भी चारों बौद्ध परिषदें हुई हैं उनका आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पहली कहाँ पर हुई, दूसरी कहाँ पर हुई, तीसरी कहाँ पर हुई, चौथी कहाँ पर हुई। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि किस किस के द्वारा पहली की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई, दूसरी की अध्यक्षता, तीसरी की और चौथी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से शासक थे इन काउंसिल्स के द्वारा। अगर आपको ये 3 चीजें बौद्ध काउंसिलों के बारे में पता चल जाती हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इन काउंसिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है गलत होने वाला नहीं है। अब मैं आपको कुछ कोड्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, बस एक एक वर्ड आप याद कर लेंगे और जो है आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मुझे भी किसी ने एक्चुअल में बताया था, एक प्रोफेसर ने मेरे को बताया था, तो इस संबंध में आपको ये डिलीवर कर रहा हूँ, आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो जब हम बौद्ध परिषदों की बात करेंगे तो इनका जो स्थान है उससे संबंधित जो है हम एक जो ट्रिक याद कर लेंगे जो मुझे बताया था इन्होंने, रावे पाकू, यानी कि रावे पाकू नाम का एक कोड है, इसको आप याद कर लेंगे। रावे पाकू की हम बात करेंगे तो जो पहली बौद्ध काउंसिल है वो होती है हमारी रा स्टैंड्स फॉर राजगृह। दूसरी बात करेंगे वे स्टैंड्स फॉर वैशाली, और पा स्टैंड्स फॉर पावापुरी। पावापुरी पावापुरी कहाँ पर है, कुंडलवन में। ठीक है, और सॉरी कुंडलवन चौथा हो जाएगा, पावापुरी यानी कि पाटलिपुत्र, यहाँ पर जो पाटलिपुत्र है यहाँ पावापुरी नहीं बल्कि पाटलिपुत्र आ जाएगा यहाँ पर, माफी चाहता हूँ। तो कुंडलवन या कू से कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में। तो इस तरह आप चारों बौद्ध काउंसिल का जो आपने स्थान देख लिया। अब हम देख रहे होंगे कि इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई। तो अध्यक्षता का आपको एक कोड ध्यान रखना है, मसमो, इसको आप कहीं भी नोट डाउन करके रख लें। आपको एग्जाम में इतना साथ देगा कि आपको तब याद आएगी कि हाँ जीएस उमर पर हमने कुछ चीजें हमें वहां पर मिली थी। तो मसमो की हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा मसमोव से अगर हम बात करें तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो बात करेंगे महाकश्यप, सबसे पहले जो सबसे पहला माँ है ये महाकश्यप के द्वारा इसकी पहली की अध्यक्षता करी गई थी, ध्यान रखेंगे। दूसरी स आता है यहाँ पर, दूसरी की अध्यक्षता करी गई थी सबकामी के द्वारा। ठीक है, और तीसरी मो का मो स्टैंड्स फॉर मोगलीपुत्र तिस्स, इसके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। और व स्टैंड्स फॉर वसुमित्र, यानी कि चौथी की अध्यक्षता करी गई थी वसुमित्र के द्वारा। ठीक है, यानी कि मसमो तो हो गया अध्यक्षता वाले लोगों का कोड। अब हम बात करेंगे शासकों, याद रखेंगे। अगर ये तीनों चीजें आपको इनके बारे में, ये 3 शब्द आपको बस याद रखने हैं, 3 कोड आपको याद हो जाते हैं तो गारंटी आप जीवन में कभी भी क्वेश्चन से गलत कर जाओ। तीसरा जो कोड है, तीसरा कोड मिलने वाला है आपको अकाक। ठीक है, अकाक। तो 3 कोड हो गए आपके, पहला रावे पाकू, दूसरा मसमोव, तीसरा अकाक। तीसरा कोड हो जाएगा वो है पहला स्टैंड करेगा अजात शत्रु के लिए, यानी कि पहली जो संगीत है वो अजात शत्रु के टाइम पे होती है, दूसरी कालाशोक के टाइम पे होती है, तीसरी की बात करेंगे तीसरा स्टैंड करेगा अशोक के टाइम पे होती है, ध्यान रखेंगे। और जो चौथी है हमारी लास्ट का बचा ये कनिष्क के टाइम पे होती है। 3 कोड के द्वारा आप इनका सुपड़ा साफ कर सकते हैं, जितनी भी हमारी जो बौद्ध परिषद है। इन 3 ट्रिकों को आपने अगर याद कर लिया तो सिंपल सी बात है, आप जो है कोई भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होने वाला है। आप अगर नहीं भी आपने अगर अब तक नोट डाउन करा है तो कहीं भी आप अपनी डायरी नोट्स वगैरह में इसको इंक्लूड कर लें, पॉज करके रिवर्स करके इस चीज को जरूर रख लें, गांठ बांध के रख लें, गारंटेड आपका एग्जाम में बहुत साथ देने वाली है चीजें, तीनों चीजें, क्योंकि भाई रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कालक्रम की यहाँ पर अगर बात करी जा रही तो अगर हम यहाँ पर कालक्रम देखें तो हमें मिल जाएगा 1 3 2 4, जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई उसको आप एप्लीकेबल करेंगे तो बी जो ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए काफी जो टाइम दे दिया हमने इस क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन अपना देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवाहन से रिलेटेड। ठीक है, तो देख लेंगे हमारे यहाँ पर सातवाहन वंश का संस्थापक था। ये देखिए काफी सिंपल है, पर ये जो हम दक्षिण में जो राज्य होते हैं इनके शासक और इनकी राजधानी से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो सातवाहन के शासकों की हम बात करेंगे तो सिमुक के द्वारा सातवाहन जो वंश है, जो दक्कन की हम बात करेंगे तो वहां पर इसकी स्थापना हो रही होती है। सातवाहन का जो संस्था है इसका वंश संस्थापक कौन होता है, सिमुक, और उन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो सिमुक है इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो कृष्ण इनके उत्तराधिकारी बनते हैं लेटर ऑन। और अगर हम बात करें तीसरे जो राजा आते हैं तो सिमुक, कृष्ण, और जो तीसरे राजा हैं वो आते हैं श्री सतकर्णी जो नाम के राजा हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सातवाहन वंश के शासकों में। सातवाहनों के बारे में एक चीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और आता है बार बार कि जो सबसे ज्यादा जो शीशे के सिक्के हैं
वो किसके द्वारा चलाए गए, तो वो शीशे के सिक्के सबसे ज्यादा इन 7 वाहनों के द्वारा ही चलाए गए थे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, गांधार कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो भाई, गांधार कला और मथुरा कला दो प्रकार की कला होती थी। ये कला किस चीज से रिलेटेड है आपको ये जानना जरूरी है। तो जब हम मूर्ति कला की बात कर रहे होते हैं, जब मूर्ति कला में हम देख रहे हैं कि जब बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी, बुद्ध धर्म से संबंधित ये जब जो मूर्ति बनाई जाती थी, तो इनका जो वर्गीकरण है हमें दो प्रकार से दिखाई देता है। एक तो हमें दिखता है गांधार कला और एक दिखता है हमें जो है मथुरा कला। ठीक है, अब इनमें दोनों में अंतर क्या है। तो जो मथुरा कला है वो तो हमारी देसी जो कला थी वो थी। इसमें हम देखते हैं बलुआ पत्थर का यूज करा जाता था और एक मतलब महापुरुष है उनकी तरह बुद्ध को दर्शाया जाता था। काफी सिंपल जो है मूर्तियां हमें मथुरा कला में देखने को मिलती थी। लेकिन जो गांधार कला है, अगर गांधार कला की हम बात करेंगे मूर्ति कला की, तो ये जो यूनान की कला है, यानी कि यूनानी जो कला है बुद्ध से रिलेटेड, वो यूनानी प्रभाव हमें गांधार कला में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो बुद्ध के पीछे हॉलो जो चक्र दिखाया जाता है, ठीक है, सुगठित शरीर दिखाया जाता है, और ये महायान शाखा वाला रिलेटेड है ये। ठीक है, गांधार कला रह गया। महायान में क्या है, बुद्ध को एक देवता के रूप में या एक भगवान के रूप में ऑलमोस्ट स्थापित कर दिया गया था। जबकि यहाँ पर जो मथुरा कला है ये हीनयान से रिलेटेड है। हीनयान का मतलब ये सिर्फ बुद्ध को ये लोग महापुरुष ही मानते थे, लेकिन भगवान के रूप में इन्होंने स्थापित नहीं करा था। तो इससे रिलेटेड हमारे सामने दो स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंटों को देख लेंगे। ये मथुरा कला और जो है गांधार कला इसके संदर्भ में। ठीक है, चलो अगला हम यहाँ पर अगर हम देखें तो यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण था। गांधार कला के बारे में तो बिल्कुल सही बात है, भारत में बन रही थी तो भारतीय कला हुई है। लेकिन जो ग्रेको का मतलब ये है, जो मैंने आपको यूनानी बताया ना, यूनानी जो अपोलो वाली जो तस्वीर थी, अपोलो का जो अपोलो की तरह जो बुद्ध को ये लोग बना रहे थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियरली सही हो जाएगा। दूसरा, गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मथुरा कला में हीनयान और गांधार में महायान। महायानवाद का सिंपल सा मतलब था कि बुद्ध को एक भगवान के रूप में, एक देवता के रूप में, जो अपोलो वहां के यूनानी देवता हैं उनकी तरह उनको कंपेयर करके बुद्ध को यहाँ पर दर्शाया गया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे और दोनों स्टेटमेंट में हम जाएंगे तो जो है ऑप्शन सी। देखिए, आपने जो ये अगर ओवरऑल अपना जो सिलेबस है वो निपटा रखा है, तो आप जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, मैं इनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे कि हमारे रिवीजन में कितना हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चंस के द्वारा जो रिवीजन होता है वो कितना इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया। देखो, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं कि कौन सा शासक किस विदेशी जो मतलब कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के टाइम पे आता है। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें हर्षवर्धन की बात कर रहा है, तो मेगास्थनीज, फायान, हेतसांग और प्लिनी, इनके बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, हा से हा आपको ये ध्यान रखना है, हर्ष और हेनसांग। तो हेनसांग किसके टाइम पे आता है, हेनसांग आता है हर्षवर्धन के टाइम पे। तो आपको जब भी हा देखे जाए तो हा को ही ढूंढना है आपको, हेनसांग हर्ष के टाइम पर आ रहा होगा, आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पूछ रहा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक गुण सही सुमेलित नहीं है। यानी कि जो हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है, हमें उस गलत को ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए पहला स्टेटमेंट कर लेंगे। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है साल्ट सिटी, गुजरात को साल्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो पहला तो हो जाएगा हमारा क्लियरली सही। दूसरा, गोल्डन सिटी अमृतसर में, बिल्कुल सही है। आप जो देख रहे होंगे हमारा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, तो इसलिए ऐसे गोल्डन सिटी। क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु, नहीं, ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि हम क्वीन ऑफ डेक्कन है, ये बेंगलुरु नहीं है, बल्कि पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन यानी कि दक्कन की रानी के रूप में पुणे को जाना जाता है, बेंगलुरु को नहीं। बेंगलुरु तो सिल्क सिटी के रूप में हम देख लेंगे। लेकिन जयपुर है पिंक सिटी, ये तो काफी फेमस है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। गलत पूछ रहा था, तो गलत हो जाएगा हमारा ये सी, सी हमारा गलत ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनमें से सही है, वो देख रहे होंगे कौन सा सही होगा। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। देखो, हार्मोन्स और हमारे जो एंजाइम्स होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन ही तो होते हैं, तो ये तो सही बात है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है, ये जो फीमेल्स होती हैं उनमें पाए जाने वाला जो है ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उस टाइम पर, या बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पर, ये उस टाइम पर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन है। इसका यूज हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब पशुपालन के टाइम पर हम जो गाय या भैंस हैं उनमें जो दूध निकालते हैं उस टाइम पे, तो जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इनमें लगाया जाता है। इससे क्या है कि जो स्तन ग्रंथियां इनकी वो एक्टिव हो जाती हैं और इनका दूध है वो सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, अगला टेस्टोस्टेरोन, तो ये नर लिंग हार्मोन होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो इसको बोलते हैं मेल हार्मोन, यानी कि मेल स्टेमिना से रिलेटेड होता है हमारा जो टेस्टोस्टेरोन। और ये जो जितने भी जो मेल सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। जस्ता यहाँ पर पूछा जा रहा है जिंक, तो इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखो, इंसुलिन है हमारा जो है कौन सा, ये एक तरह का हमारा हार्मोन है, और ये इसमें जो धातु पाई जाती है वो है जस्ता। इंसुलिन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, तो हम थोड़ा सा इसको अंदर जाने की कोशिश करेंगे इसमें।
आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, जस्ता। इसी तरह कई बार ये भी पूछ लेता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में आप ध्यान रखेंगे Mg धातु पाई जाती है। इससे मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जिंक पाया जाता है इंसुलिन में। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में क्यों, कहाँ से सीक्रेट होता है और क्यों निकलता है? तो भाई इंसुलिन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है, इस शुगर की लेवल को कंट्रोल करने के लिए, डाउन करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन सेक्रेट करती है। कौन सा अंग हमारा इंसुलिन को सेक्रेट करता है? तो हमारा जो पैनक्रियाज है, हमारा जो आमाशय होता है। पैनक्रियाज के अंदर भी हम जो 3 प्रकार की हमारी सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में होती है, एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है और एक गामा सेल होती है। तो जो हमारी जो पैनक्रियाज की भी जो बीटा सेल है, ये बीटा सेल हमारी जो है ये इंसुलिन को सेक्रेट करती है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अल्फा सेल है हमारी, ये ग्लूकेगोन को स्रावित करती है। बीटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये सारे सही, हमारे डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी डी हमारा सभी सही सुन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है, है ना? और कौन से तट पर? बाएं तट पर, ठीक है। यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारी इनमें से कौन सी नहीं है, हमें इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो देख लेते हैं। पहले हम चारों को देख लेंगे। देखो, अगर हम जब गंगा की देखेंगे तो गंगा उत्तर से हमारा जो है गंगोत्री यमुना से इस तरह से बह के आ रही होती है। और अगर हम देखेंगे तो इधर इस साइड जो देखिए ऐसे करके ये चल रही है, ठीक है, इस तरह से इसका मुहाना है। इस तरह से चल रही होगी तो लेफ्ट में बोलेंगे हमें, जितनी नदियां होंगी वो लेफ्ट में आके मिल रही होंगी, उनको लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी। और इनको बोलेंगे इधर साइड में आके बोल रहे होंगे हम जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो मुहाना है उससे कॉन्टेक्स्ट बना के उसको संदर्भ बिंदु मान के हम जो है ये डिसाइड करेंगे। अब अगर हम गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख जो सहायक नदियां हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और हम बात करेंगे महानंदा नदी। ये आ गई हमारी सारी बाएं बैंक जो मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनमें कौन सी नदी नहीं होगी? तो घाघरा भी है, गोमती भी है, महानंदा भी है। लेकिन इनमें जो हमारी सोन नदी है, सोन नदी हमारी राइट से आके मिलेगी, ठीक है। जब हम बात करेंगे तो हम राइट में साइड में आके मिलेगी, और यहाँ पर पूछ रहा है हमें बाएं से, तो ठीक है, हमारी यही जो ए है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी हमारी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी यमुना। यमुना आके मिलती है गंगा से। उसके बाद टोम्स, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल नदी है। ये सारी नदियां मिल जाएंगी इस साइड में हमें, बिहार में, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, ये सारी नदियां मतलब ये मेजरली आगे हमें बिहार में ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मिलती हैं। तो लेफ्ट और राइट बैंक की बात करेंगे तो सोन है वो राइट बैंक है, ना कि लेफ्ट बैंक, ठीक है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉटुलिज्म रोग होता है और होता है। तो सबसे पहले भाई हमें ये जानना है कि एक्चुअल में ये बॉटुलिज्म जो रोग है ये है क्या। तो बेसिकली अब हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हैं बॉटुलिज्म का नाम सुन के। तो बॉटुलिज्म एक्चुअली है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, जो फूड पॉइजनिंग हमें हो जाती है। कई जगह पर आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग से बहुत ज्यादा लोग जो हॉस्पिटलाइज करने पड़ते हैं, तो फूड पॉइजनिंग को ही हम एक्चुअल में बोलते हैं बॉटुलिज्म। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है या फिर जो बॉटुलिज्म है, ये किस कारण हो जाता है, यानी कि किस परजीवी के द्वारा होता है ये? तो रोगाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर कवक के द्वारा। तो ध्यान रखना है ये जो ये होता है हमारा बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। देखो हमें ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है। तो इन सारी चीजों के लिए ना आप जब सर्च करेंगे या फिर जो अपना हमारा जो जीएस ह्यूमर पर एक ट्रिक और न्यूमोनिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं ट्रिक के द्वारा। आप अगर ट्रिक को याद कर लेते हो इजिली याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से जितने भी रोग हैं उनके लिए एक ट्रिक दिया गया है, एक सेंटेंस दिया है, आप याद कर लेंगे सारे क्वेश्चन सही। इसी तरह मैंने आपको वायरस की एक ट्रिक बना रखी है, इसी तरह मैंने जो है उनसे एक ट्रिक बना रखी है। तो 3 वीडियोस में आप कौन सा बीमारी कौन से रोग से हो रही है, बहुत फनी ट्रिक है, आप उनसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी भी है। तो आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा हमारा जो बॉटुलिज्म नाम का जो रोग है, फूड पॉइजनिंग है, ये हो रही है, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव नाम का टाइप का जो है बैक्टीरिया होता है। और अगर हम बात करें तो जो ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाम का जो बैक्टीरिया होता है, बोटुलिनम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये फूड पॉइजनिंग हमें हो रही होती है। तो ध्यान रखना है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से हमारी ये बीमारी हो रही होगी। 36वां, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल हंगुल के लिए जो है फेमस है ना? राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कौन सा नेशनल पार्क होगा वो हंगुल के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, देखें। तो नेशनल ये डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। और ये डेजर्ट नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? तो डेजर्ट नाम में ही है, तो सीधी सी बात है, डेजर्ट इसका मतलब ये होगा ये राजस्थान का जो जैसलमेर वाला एरिया है वहां पर ये जो हमें मिल जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे कच्छ कारण। तो कच्छ हमारा कहाँ पर है? हमें गुजरात में मिल जाएगा, कच्छ कारण है। तो ये जंगली गधे हैं उनके लिए फेमस मिलेगा। डाचीगाम नेशनल पार्क है जी, हाँ हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। डाचीगाम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में हमें ये मिलने वाला है। और यही हमारा जो हंगुल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कश्मीरी हिरन भी है ना, कश्मीरी हिरन जिसको हम हंगुल बोलते हैं, उसके लिए डाचीगाम का ही जो नेशनल पार्क है जो कि जम्मू कश्मीर में, ये फेमस है। काजीरंगा की बात करें तो ये आसाम में है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है। और ये है किसके लिए? एलिफेंट्स यानी कि हाथियों के लिए ये
फेमस जाना जाता है, ठीक है। तो एक के चक्कर में हमने सबका जो है ऑलमोस्ट ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है और हमें इनमें से सही कथन है उसका चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, तो देख लेते हैं भाई कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा, ठीक है। चलो पहला स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि ठोस में श्यानता नहीं होती, ठोस में श्यानता नहीं होती, ये पूछ रहा है हमसे, है ना। तो अगर बात करें तो देखिए जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विस्कोसिटी। तो ध्यान रखेंगे विस्कोसिटी है क्या एक्चुअली, विस्कोसिटी है क्या, ये एक जो हमारे लिक्विड्स होते हैं होता है, यानी कि जो द्रव होते हैं उनका गुण होता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके गिलास एक गिलास में आपने पानी लिया, उस पानी को आपने किसी परत पर या सतह पर यानी कि जमीन पर मान लीजिए आपने फैला दिया, तो पानी की परत है वो ऐसे करके आगे बढ़ती जा रही है, पानी की परत, तो पानी पतला है इसलिए वो तेज गति से भागेगा, उसकी परतें। तो विस्कोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, तो जो द्रव होता है और जो सतह होता है उसके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब ये लिक्विड्स का गुण होता है, ध्यान रखेंगे लिक्विड का, यानी कि दो परतों के बीच, परत किसके अंदर होते हैं, पानी में, जब ये सतह पर चलेगा तो पानी की विस्कोसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे, आप मान लीजिए हनी है आपके पास, शहद है, तो एक गिलास में आपने हनी लिया और एक गिलास में पानी लिया और दोनों ने आपको जमीन पर फैला दिया, तो आप देखेंगे पानी ज्यादा तेज गति से भागेगा। लेकिन जब उसकी शहद है तो शहद गाढ़ा होगा, तो शहद की और जो सतह है इसकी परतों पर लगने वाला जो विस्कोसिटी फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि ये जो परतों के रूप में बहुत धीमे 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 फैल रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो ठोस में तो ये विस्कोसिटी होती नहीं, लिक्विड्स होते हैं उनकी विशेषता होती है, तो पहला हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। द्रवों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, नहीं नहीं ये जो ऑप्शन है हमारा, इसके बारे में बात करें तो जो द्रव होते हैं ताप बढ़ने पर जो द्रवों में श्यानता घटती है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। श्यानता बढ़ती है इसका मतलब ये हो जाएगा ये गाढ़ा हो जाए, मतलब गाढ़ा अधिक होगा, नहीं जबकि जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गाढ़े नहीं बल्कि और पतले हो जाते हैं और उनकी जो है घटेगी, ठीक है। तो ये अपोजिट दिया गया है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा, तीसरा देखेंगे हम तो गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, ये भी अपोजिट हो जाएगा। अगर गैसों की हम बात करेंगे तो गैसों में जो विस्कोसिटी है ये टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ेगी ना कि घटेगी, अपोजिट दिए गए हैं दोनों, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे गलत, बल्कि पहला सिर्फ एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो विस्कोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, चीजें अगर आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज आप यार कमेंट सेक्शन में आके एटलीस्ट मुझे बता दीजिए करिए कि हाँ चीजें सही चल रही हैं कि नहीं। रिव्यू जरूर डालिए, चाहे कोई कमी है चाहे कोई आपको अच्छा लग रहा है, रिव्यू जरूर डालें। आपका कुछ जा नहीं रहा है रिव्यूज डालने में, मुझे थोड़ा सा हौसला जफाई होगी तो मैं आपके लिए और बेटर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है। जब हम अपना सेंसस पढ़ रहे होते हैं तो सेंसस के बारे में हम देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया की टोटल पूरी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अभी तो हम देखेंगे चाइना से भी आगे हम आ गए हैं, टॉप पर हम पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो आ गए। लेकिन हम जब सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो 11 के अकॉर्डिंगली हम अपने सेंसस को देख लेते हैं कि जो भारत की जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड का कितना है, 17.5% है जो है, हम उसको इतना कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नीचे जो दो कथन दिए गए हैं और इनमें से हमारा जो स्टेटमेंट है कथन और कारण के रूप में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। कथन देखते हैं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो कारण क्या है, तरल का जो पृष्ठ तनाव है जल की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, यानी कि मान लीजिए कोई कैपिलरी है, ये मानिए आपने, अगर आपने लैब में देखा होगा, आपने 12th 11th वाले टाइम पे आपकी जो केमिस्ट्री की लैब होती थी तो आपको कैपिलरी मिलती थी, केश नली मिलती थी, तो वहां पर जल की अपेक्षा एक तरल है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो मान लीजिए ये कैपिलरी आपकी जो आप हम इसमें टेस्ट कर रहे होते थे, अब अगर हम इस कैपिलरी को पानी में डुबोते हैं तो मान लीजिए पानी ऐसे ऊपर करके चल रहा होता है, लेकिन जब हम इसको पानी में डुबोते हैं तब तो मान लीजिए इसका लेवल ये आता है, लेकिन जब हम इस कैपिलरी को हम अगर बात करें पारे में डुबेंगे तो इतने पारे में डुबेंगे तो पारे का लेवल आएगा यहाँ तक, यानी कि जल से ऊपर तक आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप पारे के संबंध में देखते हैं। इसका मतलब क्या है, जो तरल था यानी कि जो पारा था उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जिसका पृष्ठ तनाव जल से ज्यादा होगा वो सीधी सी बात है ऊपर तक चढ़ेगा, ये चीज सिंपल सी डायरेक्टली आपको यहाँ से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ए कथन और कारण दोनों सही है और ये इसकी जो है सही व्याख्या कर रहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वां देख लेते हैं। भारत में आने वाला सबसे अंतिम, यहाँ पर कुछ जो एक समूह के बारे में बताया गया है कि ये कौन से प्रजाति समूह के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत में आने वाला यह सबसे अंतिम प्रजातीय समूह है और ये टैगा एवं बाल्टिक प्रदेश से आए थे। तो ये दो स्टेटमेंट कौन से जो प्रजातीय समूह में के बारे में बोले जा रहे हैं, तो ये मंगोलाइड, नॉर्डिक और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यार मेडरियंस प्रोटो, तो ये दोनों स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं, ये हमारे जो नॉर्डिक हैं इनके संबंध में बोले जाते हैं।
नॉर्डिक सबसे एंड में भारत में आते हैं, और ये टैगा और बाल्टिक प्रदेश है यहाँ से आते थे। और ये आर्यन जो लैंग्वेज है, आर्यन लैंग्वेज जो फैमिली है, यहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। मंगोलाइड की बात करें तो ये जो मंगोलाइड है, ये मंगोलिया इनका जो मूल स्थान होता है, ठीक है। और ये इसकी हम बात करें तो चाइना, ये इसके जो हिमालय के समीपवर्ती क्षेत्र है वहां पर ये केंद्रित हो जाते हैं। अगर हम मेडिटेरियंस प्रोटो जो ये जो लोग हैं इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो मेडिटेरियंस प्रोटो ये ऑस्ट्रेलाइड के साथ मिलकर इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यही लोग हैं मेडिटेरियंस प्रोटो। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की हम बात करेंगे तो ये राजमहल पहाड़ी से जो अरावली की पहाड़ी है इसके मध्य में बसे हुए हैं ये लोग। संथाल, गोंडा, मुंडा ये सारे जो हैं इसी जनजाति समूह से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हमारे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, निम्न जो कुछ हमारे प्लैनेट्स दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ ग्रह दिए गए हैं, उनको उनके साइज के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब ये है सबसे बड़े को लगाना है हमें, सबसे पहले हमें उसके बाद सब उससे छोटा और सबसे बाद में सबसे छोटा। तो हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं यहाँ पर, मंगल है, शुक्र है, बुध है और पृथ्वी है। तो इनमें अगर हम बात करें तो देखो, अगर ओवरऑल हम जब सौरमंडल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो ग्रह मिलेगा हमें जुपिटर मिलेगा, यानी कि हमारा जो है बृहस्पति है वो सबसे बड़ा जो है सौरमंडल का ग्रह है। लेकिन देखो स्मार्टनेस के लिए क्वेश्चन में जुपिटर हमको इनको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनमें जो और देखो सबसे बड़ा तो जुपिटर देख लिया, और सबसे छोटा सौरमंडल हम देखेंगे तो वो मिलेगा हमें बुध, ठीक है। मरकरी मिल जाएगा हमें, बुध मिलेगा यहाँ पे। तो सबसे बड़ा देख लिया हमने, सबसे छोटा देख लिया। अब जो अवेलेबल है उनके अनुसार अगर हमें लगाना है तो यहाँ पर जो पृथ्वी है ये हमें इनमें सबसे बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा चौथा, पृथ्वी सबसे बड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है जिसको हम शुक्र बोलते हैं, ये दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो मंगल आएगा, और जो बुध क्योंकि सबसे छोटा है तो बुध हमारा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें, अगर मिलाएंगे 4 2 1 3, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। चलिए अगला देखेंगे हम, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये मैपिंग का क्वेश्चन है। मैपिंग की अगर हम बात करें तो अभी जीएस मोरवर मेरे द्वारा ही मैपिंग की कराई जा रही है, और मैपिंग को मैं जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, बेस्ट मार्केट का कंटेंट है, यूपीएससी लेवल तक के लिए मैं मैपिंग को वहां पर कवर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप एक बार उस वीडियोस को देखेंगे तो यूपीएससी लेवल तक के आप सारे क्वेश्चन वहां पर देख चुके होंगे। और मैपिंग में हम क्या है वहां पर कॉन्टिनेंट वाइज कर रहे हैं, हम नॉर्थ अमेरिका उसको कंप्लीट कर चुके हैं, साउथ अमेरिका भी प्रेजेंट में चल रहा है। इसी तरह से हम पूरी मैपिंग है पॉइंट वाइज फॉर्म में, वहां बहुत अच्छे तरीके से मार्क करवा के पॉइंट वाइज फॉर्म में हम मैपिंग को वहां पर कर रहे हैं। बेस्ट जो कंटेंट पॉसिबल हो सकता है उसके द्वारा मैपिंग करी जा रही है। आपकी अगर मैपिंग से देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है हमें एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे भाई ऑप्शन यांगसी, सिंधु, सांगपो और हुआंगहो। तो जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, और चीन में ये जो है फ्लो करती है, चाइना में हमारा जो पड़ोसी है, और ये चाइना में फ्लो करते हुए जो पैसिफिक ओशियन है उसमें अपना जो है मुहाना बनाती है, उसमें गिरती है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो 6300 किलोमीटर जो है इसकी पूरी कुल लंबाई बनती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो ऑप्शन बी में ये हमारी जो यांगसी नदी है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए भी ऊपर नीचे करके हो गए हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शंस पे ना जाए आप, यांगसी नदी पड़ जाए, ठीक है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। अगला, निम्न में से किस मरुस्थल में विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। तो नाइट्रेट भंडार से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज चेंज करके और थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिया गया है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, कहाँ हम अभी बात कर रहे हैं किस चीज की, तो हम जो मैपिंग की जब मैं आपको बात कर रहा था तो मैपिंग में मैंने ये पॉइंट वहां पर जो है कवर कराया था, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे जब हमारी साउथ अमेरिका की मैपिंग हो रही थी तो मैंने वहां पर आपको बताया था, अगर आप मैपिंग भी देख रहे होंगे तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे यहाँ से। जो डेजर्ट है यहाँ पर, जो कौन कौन से डेजर्ट हैं, कालाहारी, सोनेरन, गिब्सन और अटाकामा। तो जब हम बात करेंगे नाइट्रेट के भंडार की, तो जब मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका में जो हम अटाकामा मरुस्थल देख रहे थे, साउथ अमेरिका में नीचे जब चिली की ओर देखेंगे ना, छतरी की तरह से आकार से जो चिली हमारा बना हुआ है, तो वहां पर जो अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल में मैंने आपको बताया था कि वहां पर नाइट्रेट के बहुत ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा अटाकामा से रिलेटेड, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक गलत ऑप्शन है, हमें उसके बारे में देखो। जो पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री है ना, उसके इंडस्ट्री के जो कौन कौन सी जगह हैं उनके लिए देखेंगे तो उनके लिए मतलब कौन सी इंडस्ट्री कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और ज्यादातर लोग हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना यूपीपीसीएस में और आरओ एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देख लेते हैं भाई इनमें से एक गलत है और वो कौन सा गलत है इनमें से। तो क्यूलैंड की बात करेंगे तो आयरन और यहाँ पर क्यूलैंड में पाया जाता है इस इंडस्ट्री के लिए। डेट्रॉइट की बात करेंगे तो मोटर गाड़ी यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके लिए जाना जाता है। मैसाबी रेंज हमारा कोयला क्षेत्र के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि मैसाबी जो रेंज है हमारा आयरन ओर के लिए फेमस है, यानी कि लौह अयस्क है, इसके लिए फेमस पाया जाता है हमारा आयरन ओर के लिए। फिलाडेल्फिया की बात करेंगे तो पोत निर्माण के लिए यानी जहाज निर्माण के लिए फेमस है। सारे सही है, सिर्फ सी ही हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए अगला, तो जो मैं मैपिंग बता रहा था ना आपको, मैं मैपिंग में मैंने इनको ये जो सारे जितने इंडस्ट्री हैं उनको भी कवर करके मैंने आपको मैप से बताया कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर मिलने वाली है आपको। चलिए अगला देखेंगे,
यूएसए के निम्न राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन होता है? यहाँ पर यूएसए में पूछा जा रहा है। देखिए कॉफी उत्पादन में जब हम देखते हैं साउथ अमेरिका में, तो स्पेशली कॉफी में मैंने मैपिंग में बताया था कि जो ब्राजील है ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉफी के मामले में। साओ पोलो और सेंटोस जो बंदरगाह थी, मैंने आपको वहां पर सेंटोस के बारे में बताया था, कॉफी पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो साउथ अमेरिका में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है यूएसए में, ठीक है, यूएसए के बारे में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके बारे में पूछ रहा है हमसे यहाँ पे। तो यूएसए में जो है कौन सा जो मिलेगा हमें कॉफी उत्पादन के लिए? तो फ्लोरिडा, हवाई और कैलिफोर्निया, तीन ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन से ही काम चला लेंगे। डी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, भूल गए हैं। तो जो यूएसए में सबसे ज्यादा जो कॉफी का उत्पादन होता है, जो कॉफी के उत्पादन में जो हवाई जो राज्य है, हवाई आइलैंड की अगर हम बात करें तो जो हवाई राज्य है वहां पर कॉफी बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है। और हवाई में जो कोना कॉफी है, ये कोना कॉफी के लिए जो है हवाई काफी फेमस है। तो ध्यान रखेंगे कोना कॉफी कहाँ पे मिलेगी? हवाई में मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है काफी, यहाँ पर ये इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिमी तट मैदान है पत्तन एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात करूं, इस तरह जब हम भारत का जो मैप है ये बनाते हैं, भारत का मैप हमारा कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट हो गया हमारा ये वाला। तो पश्चिमी तट के बारे में कह रहा है कि ये पत्तन और बंदरगाह यानी कि जो पोर्ट्स के लिए ये जो है प्राकृतिक यानी नेचुरल कंडीशंस हैं वो बना रहा होता है हमारा। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही, ठीक है। ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसका कारण क्या है भाई? क्योंकि देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कारण कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, बिल्कुल सही है हमारा। जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण ये यानी कि जो तटीय मैदान है लेकिन पानी में डूबा हुआ है, इसलिए इजीली हमें यहाँ पर जो है पोर्ट्स बनाने के लिए नेचुरली ही हम पोर्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स के लिए जो है प्राकृतिक परिस्थितियां जो है उपलब्ध कराता है। तो संकीर्ण पट्टी है यहाँ पर, और ये संकीर्ण पट्टी जो संकीर्ण पट्टी है इनके लिए ये कंपेटेबल है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो हमारा वेस्ट जो हमारा पश्चिमी तट है, इस तट पर हम कई सारे अपने जो है अगर हम बंदरगाह देखें तो हम यहाँ पर हम मिलते हैं। जैसे हम बात करेंगे ऊपर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह में मिल जाएगा, ठीक है। कांडला के बाद मार्मा गोवा मिल जाएगा हमें गोवा में, और नामा शेवा मैंगलोर हमें नीचे मिल जाएगा, केरल में कोचीन मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से देखेंगे ज्यादातर जो हमारे पोर्ट हैं वो वेस्ट साइड में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नेचुरल कंडीशंस जो है प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो ऑप्शन है मतलब दोनों ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारा 48वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इसमें से एक गलत बताया, मैंने आपको बताया ना रोगों से जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर से एक दूसरा क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट में रोगों से रिलेटेड है। यानी कि कौन कौन से जो रोग हैं वो हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर रोगों के कारक दिए गए हैं और कौन सा रोग यहाँ पर हो रहा है, और इनमें से एक गलत है, वही गलत के बारे में हमें जो है बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम पहले ये रिवर्स में क्वेश्चन लगाया गया है, सो दैट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सके या फिर आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया जा सके। तो आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सा रोग होता है, या फिर इसके द्वारा भी कर सकते हैं आपके पेचिस कौन से जो है परजीवी के कारण होता है। तो भाई सीधी सी बात है, जो पेचिस है ये तो हमारा जो अगर बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ के कारण ही होता है हमारा पेचिस जो है। और अगर इसकी बात करें तो ये आंत से जो है अफेक्टेड होता है, यानी जो पेचिस से हमारी इंटेस्टाइन का जो ऑर्गन है, ये हमारी जो आंत है ये अफेक्ट होती है। तो एंटी अमीबा अमीबा जो हमारा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोआ है, इसके द्वारा जो हमारा ये रोग होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होता है। अगला हम बात करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? ये कह रहा है यहाँ पर वायरस में, लेकिन अगर हम डिप्थीरिया की बात करें तो ये भाई जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है हमारा जो डिप्थीरिया रोग है, ना कि वायरस के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, गलत ही हमसे पूछा है, तो ये बी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। डिप्थीरिया की मैं आपको बात बताऊं तो ये हमारा जो श्वास की नली है, सांस लेने वाली हमारी जो नली है उससे संबंधित हमारा जो रोग होता है, और ये कोरोनी बैक्टीरियम नाम का जो जीवाणु है उसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तीसरा आता है कोड़। तो जो कोड़ नाम की बीमारी होती है ना, आप देखते हैं हाथ पैरों में जो कोड़ नाम की कंडीशन हो जाती है। अगर हम बात करें तो ये त्वचा का जो रंग है वो उड़ जाता है, घाव बनने लग जाते हैं अंगों पर, त्वचा पर। तो ये बैक्टीरिया के कारण ही होता है जो कोड़ नाम का रोग है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये नाम काफी पूछा जाता है इस बैक्टीरिया का। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री नाम का जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा हमारा जो कोढ़ है ये बीमारी होती है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे एथलीट फुट, यानी कि जो हाथी पांव जिसको हम बोलते हैं, यानी कि ये भी हमारा फंगस से होने वाला रोग है। और उसमें क्या होता है, जो हमारे पैर होते हैं जिस व्यक्ति के जो इससे प्रभावित होता है वो सूज के बहुत मोटे हो जाते हैं, हाथी की तरह हो जाते हैं, विशालकाय, इसलिए इसको एथलीट फुट बोलते हैं। तो सारे सही है, बस यही गलत था हमारा, यही हमने बता दिया, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 हमारा, यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। आप देखेंगे कि झीलों से क्वेश्चन यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, नलाबाना द्वीप इसमें स्थित है। यानी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में ही आपको कई इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जाड़े की ऋतु में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है प्रवासी जो है पक्षी आते हैं। तो ये कौन सी लेक के बारे में, इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लोकटक झील, चिल्का झील, सांबर झील, वेम्बना झील। तो ये जो सारी ऊपर डिटेल्स दी गई हैं, ये दी गई हैं चिल्का झील के बारे में। ठीक है, तो चिल्का झील के बारे में हम बात कर लेते हैं। चिल्का झील में यहाँ पर ये देखो देखो बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चिल्का झील के हम बारे में बात करें तो ये रामसर साइट भी है। ठीक है, और ये 1981 में इसको रामसर साइट में यहाँ पर ये जो है पाया जाता है इसको। और अगर हम जब बात करेंगे चिल्का झील की बात करें तो हम देख लेते हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि देखो ये इनकी हम लोकेशंस भी देख लेंगे। तो चिल्का झील मिलेगी हमें कहाँ पर, उड़ीसा में मिल रही होगी चिल्का झील। ठीक है, और अगर अगर हम बात करें और कुछ जो इनके बाकी बचे हुए हैं, लोकटक झील है, ये किस चीज के लिए फेमस है? लोकटक झील मिल जाएगी आपको मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील किस लिए फेमस है? मणिपुर में मिल जाएगी, पहली बात तो। और जिस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलता है हमें, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मिलता है। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, ये चीज उसको इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। सांबर लेक हमें राजस्थान में मिल जाएगी, वेम्बनाथ लेक हमें केरला में मिल रही होगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम, 50वां क्वेश्चन। निम्न में से असत्य है, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन सा गलत है। अगर यहाँ पर कह रहा है कि शिराओं में से देखो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, गलत के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो दो चीज हैं, एक तो होती है वेन जिसको हम बोलते हैं शिराएं, जब हम रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं। एक होती है हमारी आर्टरीज, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में धमनियां। तो वेन्स और आर्टरीज में आपको ध्यान है, तो आप मतलब ध्यान रखना है। तो जीवन में डेफिनेटली आप कभी बीमार होंगे तो आपको इंजेक्शन तो लगा हुआ, तो जब इंजेक्शन जो लगता है वो लगता है हमारा वेन में, ध्यान रखेंगे। इंजेक्शन वेन में लगता है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमें ये जो वेन होती है पतली होती है, आपने देखा होगा इनमें जो इंजेक्शन लगता है, इनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो होता है डाउन, कम कम ब्लड का प्रेशर होता है। और ध्यान रखेंगे हमें ये अशुद्ध रक्त बहता है इन वेन्स में, ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखती है। लेकिन जब आर्टरीज की बात करेंगे हम, तो आर्टरीज वो होती है जब आप अपनी कलाई के ऊपर जो एक हार्ड जो हमें दिखती है रक्त वाहिका होती है, अगर आप अपनी कलाई पर देखेंगे ना तो एक हार्ड प्रकार की रक्त वाहिका है, इसमें जो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग जो नस काट लेते हैं ना भाई, वेन काटने से कुछ नहीं होता, आर्टरी काटो तब पता लगेगा। यानी कि अगर आप धमनी काट लेते हैं तो पिचकारी के रूप में ब्लड निकलता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है इसमें, और इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इनके अपवाद होते हैं। जब हम वेन की बात करेंगे, सिराओं की बात करेंगे, तो ये पहला ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है हमारा, ये तो हो जाएगा, इसमें सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर असत्य। तो जो पल्मोनरी सिरा है इसमें अशुद्ध रक्त नहीं बहता, ध्यान रखेंगे। जब हम पल्मोनरी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे अपोजिट है, जैसे वेन में अशुद्ध रक्त बह रहा है सारी वेन में, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, ध्यान रखेंगे। इसी तरह जो आर्टरीज है, आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है, महा जो धमनी होगी, इसमें पल्मोनरी में बहेगा अशुद्ध, यानी कि अपोजिट होती है, पल्मोनरी वाली होती है। तो जो पल्मोनरी सिरा है इसमें अशुद्ध नहीं, बल्कि ये पल्मोनरी में शुद्ध रक्त बहता है। तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, गलत ही हमसे पूछ रहा है। तो केवल बी हमारा जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश करी यहाँ पर वेन्स में और आर्टरीज में समझाने की। तो भाई हमारा जो 50 क्वेश्चन का हमारा जो टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिए, ज्यादातर मैं आपको जो पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने आपको बताया था, ज्यादातर लोग इस टाइम पर जो आराम की मुद्रा में मजे में चिल कर रहे हैं लोग, कि भाई अभी 4-5 महीने हैं। लेकिन ध्यान रखिए सबसे सेंसिटिव टाइम यही है, जो व्यक्ति इस टाइम का यूज कर गया समझ लिए वो भीड़ से बहुत आगे पहुंच गया। तो हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, सीरियसली एग्जाम देना है। और हाँ, एक चीज और है, यूपीपीसीएस में इस बार जो सीट्स की संख्या है वो बढ़ने वाली है, तो ध्यान रखिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हमें अपना रिवीजन और जो हमारा टेस्ट प्रैक्टिस है इसको हमें कंटिन्यू रखना है। पूरी भीड़ से कंपटीशन में जब भी जीता जा सकता है जब हम पूरी भीड़ से आगे बढ़ता हासिल करें। तो पूरी भीड़ को आप आराम करने दीजिए, मजे लेने दीजिए। आप और मैं बस बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। जुड़े रहिए। देखो जो कुछ जीएस उमर के द्वारा जो कुछ सीरीज चलाई जा रही है ना, वो एक समझ लीजिए आपके एक प्राइमरी कंटेंट है। यानी कि अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट जो हो सकती है, मैं उन चीजों को कंपाइल करके हर जगह से जो बेस्ट कंटेंट मिल सकता है उन चीजों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स के द्वारा कुछ वीडियोस आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया रिवोल्ट्स की कुछ वीडियोस हैं, वो मैंने स्पेक्ट्रम से निकाली, तो स्पेक्ट्रम की इंपॉर्टेंस आप जान सकते हैं। ठीक है, अब जो टेस्ट है, टेस्ट का मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं टेस्ट बेस्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो
आप कोशिश करिए कि आपका ये जो रिवीजन है, रिवीजन किसी टाइम पर आपका जो है रुकना नहीं चाहिए। यार आप ध्यान रखिए कि जब तीसरे दिन भी आप एक अगर वीडियो लगा लेते हैं ना स्टेट पीसीएस का, तो 5 महीने में आप अपनी प्रैक्टिस का लेवल देखना कि 5 महीने में आप इतने क्वेश्चन लगा लेंगे कि जिस दिन आप एग्जाम में होंगे, सारे ये लगेगा कि यार डेली तो मैं इतने क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस आपकी इन 4-5 महीनों में होने वाली है, जब तक एग्जाम हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है, बढ़त लेनी है, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना है, प्रीलिम्स फोड़ना है इस बार, तो ध्यान रखेंगे, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और यार कितना है, 1 डेढ़ घंटा लग रहा है, बैठे घूमते पार्क में टहलते, बाहर रोड पे घूमते, सोते उठते बैठते, किसी भी टाइम बस हेडफोन लगाओ, वीडियो शुरू कर दो। चीजें तो एनालिसिस में आपके लिए कर ही रहा हूँ ना, बस देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आगे जुड़े रहिए। फोड़ना है इस बार तो मिलेंगे जरूर। और ध्यान रखिए अपना, तब तक अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।